मॉडर्न, जो भी बात हो गया हो सबका, तो अब थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहां से कहां तक के पीरियड को हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं? 1707 टू 1947, ठीक है। तो जनरली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जनरली भी और हमारे प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3 फेजेस में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल, और फिर है मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारा है वो स्टोन एज से लेकर के हर्षवर्धना तक कंटिन्यू होता है। उसके बाद मेडिवल में मोस्टली हर्षवर्धना के बाद जो इस्लामिक एम्पायर्स रहे हैं वहां तक। इस्लामिक रूल। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है हमारा वो लेटर मुगल्स से स्टार्ट होकर के फ्रीडम स्ट्रगल तक है। ह्यूमैनिटीज वाले कितने हो? मतलब आर्ट्स कितने लोगों ने पढ़ा है, या बैकग्राउंड सबका साइंस कॉमर्स यही बैकग्राउंड है, मतलब बेसिक चीजें नहीं पता है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम प्रेपरेशन के बारे में पहले बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो 1707 से 1947 तक का सेक्शन है वो मेरा रहेगा, ठीक है। तो इसको कहां से पढ़ना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। 2 किताबें हैं, ठीक है। पहला है बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, और दूसरी है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बिपिन चंद्रा की 2 रीडिंग्स डाल लेना, 2 रीडिंग्स, मतलब एटलीस्ट पहले एक रीडिंग बेसिक डाल लेने के बाद ही स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करना, क्योंकि बिपिन चंद्रा जो है ना वो पूरा स्टोरी के फॉर्म में है। तो एक बार दिमाग में स्टोरी आ जाएगी कि कहानी चल कैसे रही है, और प्लस लेटर मुगल्स वाला जो पोर्शन है वो स्पेक्ट्रम में कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपको बिपिन चंद्रा ही रेफर करना पड़ेगा रादर देन स्पेक्ट्रम। तो पहले बिपिन चंद्रा को एक रीडिंग डाल लेना, जनरल रीडिंग, कोई उसमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल कहानी की किताब पढ़ते हैं वैसे हम उस किताब को पढ़ लेंगे कि हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी थी क्या, ठीक है। इस किताब को जब हम पढ़ लेंगे तब वी विल शिफ्ट टू स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम उसके बाद आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए, जितनी भी रीडिंग्स डालनी हो स्पेक्ट्रम की डालो, क्योंकि प्री के लिए स्पेक्ट्रम से बाहर जनरली सवाल नहीं आएगा, चाहे वो यूपीएससी का प्री हो या स्टेट पीसीएस का हो, स्पेक्ट्रम से बाहर सवाल नहीं पूछता है। अगर इस बार का पेपर देखा हो बीपीएससी का भी और यूपीएससी का भी, तो यूपीएससी में तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं इस बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, बट बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चंस, और वो भी सारा मोस्टली इससे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैकल हो जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तुम कुछ भी छोड़ दो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशंस को नहीं छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीपीएससी का तो देखा होगा अगर क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, या फिर ये मुंडा रिवोल्ट हो गया, संथाल रिबेलियन हो गया, ये सारा तो रिपीट होते रहता है। जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है वो रिपीट होते रहता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स के लिए तो घटना चक्र या फिर वो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है रेड कलर वाली, वो रेफर कर सकते हो। और मेंस के लिए कोशिश करना कि खुद से नोट्स बनाने की कोशिश की जाए। आफ्टर जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जो नोट्स मेरे होंगे
उससे रेफर करके प्लस एक्स्ट्रा अगर आपको रेफर करना है तो गूगल पे किसी किताब मतलब किसी सोर्स से या फिर किताब से जो स्पेक्ट्रम है। वैसे स्पेक्ट्रम का जिस चीजों मेरा नोट्स होगा वो स्पेक्ट्रम से ही मोस्टली कवर्ड रहेगा और उसके अलावा जो सोर्सेज होंगे वो, बट कोशिश करना कि उसके नोट्स खुद बनाए जाएं, क्योंकि खुद जब बनाते हो तो पहली चीज होती है कि उसके लिए आप मल्टीपल सोर्सेज रेफर करते हैं तो अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलता है, प्लस याद रहती है ज्यादा चीजें। अगर आप खुद से लिखते हो चीजों को तो याद ज्यादा रहती है। ठीक है, अब ये बताओ कि 70th बीपीएससी कौन कौन देने वाला है? ठीक है, तो तुम लोग तो पुराने बैच के हो तो तुम्हारा तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है हिस्ट्री, बट अब अगर 70th बीपीएससी देना है तो जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अगस्त और सितंबर में एग्जाम है, तो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना तो थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और अगर उसके अलावा मतलब क्लास के बाहर भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं बैठे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे आप लोग आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, अब जहां तक नोट्स की बात है तो पीपीटी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब वैसे पुराने वाले बैच में हम क्लास में नोट्स लिखवाते थे, डिक्टेट करते थे, बट क्योंकि टाइम कम है, सितंबर के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, तो पीपीटी हम प्रोवाइड करेंगे और पीपीटी ही हमारा बेसिक होगा। उसमें उसके बाद अगर आपका मन है तो उसमें ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हो, मतलब पीपीटी में ही अपना चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, अपना जो भी ऐड करना है, या फिर उसका नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो सोर्सेस क्लियर हो गए, और प्लीज इसके बाहर किसी सोर्स को मत रेफर करना। इस एग्जाम में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी, उसमें यह है कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ये नहीं करना है। एक ही किताब को पढ़ेंगे लेकिन बार बार पढ़ेंगे। 3 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 3 बार पढ़ो, क्योंकि तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही लोग पढ़ रहे हैं और इसी से उनका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको लगेगा कि ये कहां से पूछ लिया, तो वैसे क्वेश्चन सबके लिए अलग ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 68th बीपीएससी में वो बतख मियां वाला क्वेश्चन पूछा था, किसी भी किताब में ढूंढ लो वो नहीं मिलेगा। हाँ, अब तुमको मिलेगा क्योंकि अब वो क्वेश्चन पूछ चुका है 68 में भी 69th में भी, तो अब वो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मिलेगा अलग अलग सोर्सेज में, लेकिन पहले किसी भी किताब में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं, जो आता है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट हमारा होना चाहिए कि 10 में से एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस ऐसे हों जो हम टैकल कर सके, और वो 7 क्वेश्चन इन्हीं सोर्सेज में से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, इसके साथ साथ नोट्स को रिवाइज करते रहना है। और प्लीज क्लास का मेरा फॉर्मेट यही है, पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, हम टेस्ट बिना बताए लेते हैं, तो पुराना जो भी पढ़ाते हैं उसको रिवाइज साथ साथ में करते रहना है। और टेस्ट मतलब मेंस का भी और प्री का भी, मेंस का भी क्वेश्चन हम क्लास में देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम डिस्कस भी करते हैं, तो बीपीएससी का भी और यूपीएससी का भी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आंसर्स लिखना लेकिन, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन बाकी है ना, सॉरी। मेरा नाम पूजा है, ठीक है, और करंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास होती है वो मेरी, ठीक है। अब आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। वो बंद कर, लेटर मुगल्स। देखो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, बट बीपीएससी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री रेलेवेंट नहीं है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। हाँ, वो मेंस में आता है, प्री में उस वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं आता है, मतलब यूपीएससी के प्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है। देखो, अगर हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में कुछ बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स रहे हैं। एग्जाम्पल, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, और उसके बाद अगर हम किसी की बात करते हैं तो वो है
मुगल एम्पायर। क्योंकि मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने पूरे लगभग अगर हम मैप देखेंगे औरंगजेब के एरा के बाद का मैप 1707 जहां से हमारी शुरुआत होगी, तो पूरा इंडिया और इंडिया के आसपास का एरिया, बस साउथ का थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ रहेगा, लगभग पूरा इंडिया मुगल्स ने कॉन्कर कर लिया था। और इंडिया को एक कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाने में मुगल्स का सबसे बड़ा हाथ था। कि उसके भले ही उसके बाद जो लेटर मुगल्स की जब हम बात करेंगे तो वो लोग थोड़े वीक थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं था, तो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से भी ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट इतना इजी हो गया था इंडिया पे। लेकिन 1526 यानी मुगल की शुरुआत किससे हुई थी? बाबर से लेकर के औरंगजेब, यानी 1526 से लेकर के 1707 का जो टाइम था मुगल एम्पायर का, वो इंडिया एक ग्रेट मुगल एम्पायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया जो था वो पूरा कंसोलिडेट होके एक पूरा मतलब भारत खंड जिसको कहते हैं उस तरीके से इंडिया का जो इमेज है वो प्रोजेक्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड के सामने। इसी वजह से, और इंडिया का ट्रेजरी भी एकदम पीक पे था कि खजाना जो था वो सब भरा हुआ था। बट जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ये ट्रेजरी जो थी वो डिटीरियोरेट होते चली गई, कम होते चली गई। और जैसे ही औरंगजेब का टाइम आया, औरंगजेब के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको मतलब वो जो थे एक क्रूअल रूलर के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनको एक क्रूअल रूलर क्यों कहा जाता है? एक तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि वो जो बहुत धार्मिक लोग होते हैं ना, उनके बीच में पले बड़े थे। तो हर धर्म, अब पूरे प्रॉपर किसी एकदम धर्म कट्टर इंसान से मिलो तो वो तुमको क्या सिखाएंगे कि किसी और धर्म को आपको प्रमोट नहीं करना है, अगर राजा बनना है तो अपने धर्म को सबसे ऊंचा रखना है। तो ऐसे लोगों के बीच में पले बड़े थे औरंगजेब। तो इस वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस था वो ऐसा हो गया था कि वो दूसरे धर्मों को देखना नहीं चाहते थे। तो ये हुआ उनका रिलीजियस पॉलिसी जो कि था इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। इंटॉलरेंट प्लस इस्लाम को प्रमोट करना था इंडिया में। उनका एम था कि इंडिया को एक दर उल इस्लाम बनाना है। दर उल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये जितने भी इस्लामिक रूलर्स थे पूरे वर्ल्ड में, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस्लाम का जब से जन्म हुआ है तब से की हम बात करें तो उनका एम ये रहा है, आगे भी हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी ऐसी बात होगी कि इंडिया को दरुल हर्ब यानी लैंड ऑफ काफिर्स, दर उल हर्ब से दर उल इस्लाम बनाना है, यानी लैंड ऑफ काफिर्स से लैंड ऑफ इस्लाम बनाना है। क्योंकि उनके हिसाब से जो लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते थे वो लोग काफिर हैं। काफिर मतलब भटके हुए लोग, जो इधर जिनका की दिमाग भगवान में नहीं है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट थी। प्लस क्योंकि औरंगजेब किसके बेटे थे? शाहजहां के बेटे थे। तो शाहजहां ने अपने टाइम पे बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स बनवाया, पता है, ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया। तो शाहजहां ने बहुत स्पेंडिंग करी, मतलब एकदम इतना खुला खर्च किया ना कि थोड़े टाइम के बाद जब औरंगजेब राजा बना तो उसके पास ट्रेजरी में ज्यादा कुछ था नहीं। और जब ट्रेजरी में ज्यादा कुछ नहीं था तो उस टाइम पे मराठास वगैरह भी उभर के बाहर आ रहे थे, है ना, जितने भी हिंदू किंगडम्स थे वो उभर के बाहर आ रहे थे। तो अगर लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। और अगर मेरे पास खजाने में पैसा नहीं है तो कहीं से तो हमको पैसा लाना पड़ेगा। पब्लिक को तो बोल नहीं सकते हैं कि लड़ाई लड़नी है उसके लिए पैसा दे दो। तो उस समय रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता था टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पल्स में लोग दान देते थे और टेम्पल्स से जो दान मिलता था, तो इस वजह से जो टेम्पल्स का लूट हुआ, प्लंडरिंग हुआ जो सुनते हैं हम लोग, वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था। एक तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, बट दूसरा रीजन ये भी था कि उनके पास उनकी ट्रेजरी में कुछ था नहीं, तो अब वॉर को फंड करने के लिए पैसे चाहिए थे और वो पैसे उनको कहां से मिले? मंदिरों को लूट के। ठीक है, तो ये था औरंगजेब का पूरा कार्यकाल कि उनका जो रिलीजियस पॉलिसी था वो बहुत इंटॉलरेंट था। वो जो थे मतलब एम्पायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी,
लेकिन क्योंकि आसपास से थ्रेट्स इतने ज्यादा थे कि एम्पायर जो था वो प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेट हो नहीं पाया। प्लस औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए, औरंगजेब के जो बच्चे और वो सारे उनके जो अगला जनरेशन था, वो उतना एफिशिएंट नहीं था जितना कि औरंगजेब के पहले वाले रूलर्स थे। अब सोचो, अगर बाबर से लेकर के औरंगजेब तक बीच में अगर कोई भी ऐसा होता जो कि एफिशिएंट नहीं होता, तो शायद मुगल एम्पायर अपने पीक पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब हो, ये पांच के पांचों, सॉरी जहांगीर भी बीच में, ये 6 के 6 जो थे वो सब ही एफिशिएंट थे। चाहे किसी ना किसी तरीके से, किसी ने अगर आर्किटेक्चर पे फोकस किया, किसी ने आर्ट पे फोकस किया, किसी ने पेंटिंग्स पे फोकस किया, लेकिन हर एक चीज को इन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी अपने अपने रेन में। और एक चीज जो जिसमें ये लोग पीछे रह गए वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो 1707 का टाइम था, उसके कुछ टाइम के बाद ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के लिए मतलब मशीन्स बन रहे थे वहां पर, और इंडिया में अभी उस वहां दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते थे वहां तक, क्योंकि साइंस एंड टेक पे कभी भी हमारे रूलर्स ने फोकस ही नहीं किया। साइंटिफिक एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं हुई। जितना भी एजुकेशन के बारे में अगर बात होती थी तो वो था रिलीजियस एजुकेशन, इररेस्पेक्टिव कि हिंदू रिलीजन हो या मुस्लिम रिलीजन हो, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में ही बात होती थी, जिसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में नहीं हो पाया। और ये भी एक रीजन था कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो होने लगा था, क्योंकि बाहर के जब एम्पायर्स आप पे इन्वेड करते थे तो वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते थे, लड़ाई लड़ने के लिए मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते थे, लेकिन हमारे पास वो टेक्निक्स उस समय तक नहीं थे। जैसे कई बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बारूद होता है ना, गन पाउडर, वो पहली बार बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। सही है या गलत? गलत। चाइना से आया था गन पाउडर। हमारे को गन पाउडर के बारे में पता था, लेकिन उसको बंदूक में डाल करके या वो जो तोप में डाल करके यूज करना है, ये टेक्निक बाबर ने बताई थी। ठीक है, बाबर ने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स का वो किया था, लेकिन ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग लेटर मुगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो ये अर्ली मुगल्स है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। अब इस पूरे जो इनका फैमिली ट्री बोल सकते हो या इनका हेरिडिटरी बोल सकते हो, उसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। जनरली जब कोई राजा बनता है, जैसे अगर कोई मूवी देखी होगी या ये मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, अशोका मूवी वगैरह या सीरियल जो आता था वो अगर देखा हो, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना थ्रोन असेंड किए थे तो बिंदुसार को मिला था, है ना। बिंदुसार के 2 बेटे थे, अशोक और सुशीम। अशोक जो था वो बड़ा बेटा था, लेकिन वो क्योंकि जंगलों में रहता था तो किसी को उसके बारे में पता नहीं था, और सुशीम जो था वो राजा बनना चाहता था, लेकिन फिर भी राजा कौन बना था? अशोक, क्योंकि अशोक बड़े बेटे थे। तो जो थ्रोन है वो बड़े बेटे को मिलता था, ना कि उसके बाद वाले को। इनफैक्ट हम रामायण में भी ये चीज दिखाई गई है कि थ्रोन जो है, इसी वजह से रामायण का पूरा वो हुआ, क्योंकि बड़े बेटे का हक था, लेकिन कैकेयी ने डिमांड किया कि वो किसी और को मिलना चाहिए। पर क्या यहां पे वो चीज देखने को मिल रही है? नहीं, क्योंकि ये जैसे हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर तक तो ठीक चला, लेकिन जहांगीर ने राजा किनको बनाया? शाहजहां को। और शाहजहां जो थे वो इनके सबसे बड़े बेटे नहीं थे। फिर शाहजहां ने बनाया औरंगजेब को, जबकि शाहजहां बनाना नहीं चाहते थे औरंगजेब को, शाहजहां जो थे वो दारा शिकोह को बनाना चाहते थे। तो यहां पर लड़ाई हुई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें दारा शिकोह डिफीट हो जाते हैं और औरंगजेब जो है वो 63 इयर्स के एज में मुगल एम्पायर के थ्रोन को क्लेम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का कि कोई रूल ऑफ सक्सेशन नहीं है, रूल ऑफ सक्सेशन।
कि मेरे जाने के बाद कौन मेरे थ्रोन को लीड करेगा, इसका कोई फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है, कि ऐसे कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जिसको मन किया, जो भी सबसे ये कह सकते हैं कि शक्तिशाली अपना शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, वो थ्रोन को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो अब यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद जो लोग भी राजा बने, उन लोगों के पास ना तो रिसोर्सेस थे और ना ही इतनी कैपेबिलिटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, कि वो इस एम्पायर का जो इनका मैजेस्टी था उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है। लेटर मुगल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 प्रोमिनेंट रूलर, और भी 1 2 रहेंगे बीच में, लेकिन उनका जो रेन रहेगा वो कुछ महीनों का रहेगा, इसीलिए उनको यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, और ये लास्ट मुगल रूलर जो है वो इंडिया में बने। उसके बाद मुगल एम्पायर को पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया था। तो ये तो नहीं, मतलब ये इसमें से कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे बहादुर शाह 1 याद होना चाहिए, फर्रुख सियार याद होना चाहिए, और बहादुर शाह जफर याद होना चाहिए। ठीक है। शाह आलम सेकंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बट उसको जब पढ़ेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। हाँ हाँ, वो देखेंगे, अभी देखेंगे ना तो सब चीज समझ में आ जाएगा। तो मुगल एम्पायर का अगर हम ओवरव्यू देखें तो 1526 में बाबर ने इसको शुरू किया था, आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उस टाइम पे इब्राहिम लोदी डायनेस्टी चल रहा था इंडिया में, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट सल्तनत माना जाता है। ठीक है। नोटेबल रूलर्स थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और एपेक्स ऑफ पावर अंडर अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। मतलब पीक पे पावर जो था वो अकबर के टाइम से शुरू होकर के औरंगजेब के टाइम तक खत्म हो गया था। और क्यों इसका पीक, पावर का पीक होने का रीजन था कि इनकी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग थी, कि एक सेंटर पे जो पावर बैठा है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी में क्या हो रहा है सब कुछ दिल्ली में आकर के रिपोर्ट हो रहा था। ठीक है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल अमेलगमेशन, की अलग अलग कल्चर्स को, अगर औरंगजेब का हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बट अलग अलग कल्चर्स का यहाँ पे इंटरमिक्सिंग प्रमोट किया गया था, और सबसे ज्यादा ये चीज देखी गई थी अकबर के टाइम। सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड द फतेहपुर सिकरी। आज भी देखो रेड फोर्ट वैसा का वैसा ही है, जैसा 500-600 साल पहले बनाया गया था वैसा का वैसा ही है रेड फोर्ट। और अभी की बिल्डिंग्स देखो, 4 बार बारिश होती है गिर जाती हैं बिल्डिंग्स। लेकिन तो इतना आर्किटेक्चर मार्वल था उस टाइम पे, मॉडर्न मशीन्स तो था नहीं कि जो भी बनाया हाथ से ही बनाया, फिर भी वहां का आर्किटेक्चर मार्वल जो इतना स्ट्रांग था कि आज तक वो बिल्डिंग्स वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। तो ये कोई भी रूलर जो होता है वो बिल्डिंग्स क्यों बनाता है, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसे महल जो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अपनी पहचान छोड़ने के लिए, कि आगे आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि ऐसा एक राजा था। जैसे ताजमहल के बारे में कैसे बोलते हैं, उसको 7th वंडर बोला जाता है वर्ल्ड का, कि ऐसा एक राजा था जिसने अपनी वाइफ के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई कि पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल्स को यूज करके बिल्डिंग बनाया, है ना। तो अपनी पहचान, अपना पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, प्लस अगर एक छोटा सा कमरा बना दिया होता तो कोई उसको याद नहीं रखता, लेकिन बड़ा बिल्डिंग जब बनाएगा, महल टाइप का बिल्डिंग बनाएगा, तो दूर दूर तक उसकी बातें होंगी कि वहां देखो एक राजा है जो 20 एकड़ की जमीन में अपना घर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अंबानी फैमिली में शादी हुई, ये शादी इंडिया सदियों तक याद रखेगी, क्योंकि ये शादी है जो खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट ये इसीलिए करते थे लोग। अब इतना लैविश स्पेंडिंग जो है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जनरेशंस तक लोग अपने जो उनका कंट्रीब्यूशन है या जो उनका पावर है उसको याद रखें। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो था 1656 में दारा शिकोह को डिफीट करने के बाद उन्होंने जो मुगल एम्पायर का थ्रोन था उसको असेंड किया था।
और यहाँ पर औरंगजेब के टाइम में जो एम्पायर था वो अपने टेरिटरी के सबसे ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे था, मतलब इतना ज्यादा टेरिटरी अभी तक किसी और के अंडर में कंट्रोल में नहीं आ पाया था। तो अगर मैप से देखोगे तो ये है औरंगजेब के टाइम का इंडिया का मैप। देखो इंडिया, ये हमारा इंडिया तो यहीं तक है, लेकिन मुल्तान, काबुल, कांडाहार ये सारा एरिया भी यहाँ पे कंट्रोल में है, और बस थोड़ा सा नीचे का एरिया है जो कि औरंगजेब के कंट्रोल। इवन नॉर्थ ईस्ट किंगडम भी इतना इजीली कंट्रोल नहीं हो पाता था, बट औरंगजेब के टाइम में नॉर्थ ईस्ट भी जो था वो अंडर मुगल एम्पायर था। तो ये जितना एरिया पूरा पिंक में दिख रहा है ना, वो सारा औरंगजेब के अंडर में था। Extended the empire to its greatest territorial extent, Deccan campaigns and annexation of Bijapur and Golconda। रीजनल किंगडम्स थे जो कि दिल्ली सल्तनत का जब टाइम चल रहा था ना, तो दिल्ली सल्तनत इतना स्ट्रांग नहीं था जितना मुगल एम्पायर का, अगर हम बात करें तो जितना मुगल एम्पायर स्ट्रांग था, दिल्ली सल्तनत उतना स्ट्रांग नहीं था। तो जो रीजनल किंगडम्स होते थे ना, वो भी इंडिपेंडेंस की मांग करने लगते थे, और ये बीजापुर और गोलकोंडा रीजनल किंगडम्स थे। जो हैदराबाद वाला एरिया है ना, वहां पर बीजापुर और गोलकोंडा, अगर मैप पे देखो तो ये रहा गोलकोंडा और बीजापुर, ये साउथ इंडियन किंगडम्स थे जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इनको वापस से औरंगजेब ने मुगल एम्पायर में शामिल किया। उसके बाद री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। बहुत बार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो जिजिया क्या है, किसने इम्पोज किया, किसने अबॉलिश किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो जिजिया जो है वो एक तरीके का टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था, ठीक है। इसको अबॉलिश करने का काम जो था वो अकबर का था। अकबर के पहले रूलर्स लगाते थे इसको, अकबर के बाद इसको फिर से इम्पोज कर दिया औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रेन्ड रिसोर्सेज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री कैंपेन्स, क्योंकि अब इनको अपना एम्पायर को बहुत स्ट्रांग बनाना था, बहुत दूर दूर तक फैलाना था, तो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती। लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब आपका ट्रेजरी जो है वो खाली हो रहा है। इंक्रीज रिबेलियन अमंग राजपूत्स, मराठास एंड द सिख्स, क्योंकि इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो इतनी इनटॉलरेंट थी कि जो हिंदूज थे और नॉन मुस्लिम्स यानी सिख्स थे, वो लोग इनके अगेंस्ट रिबेलियन करने लगे थे। डाइड इन 1707 लीडिंग टू अ पावर वैक्यूम, कि यहां पर फिक्स करके नहीं गए औरंगजेब कि इनके बाद इनको कौन लीड करेगा, ठीक है। ये मैप समझ में आ गया। अब औरंगजेब के बाद अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो डिक्लाइन होने लगा मुगल एम्पायर, जिसका रीजंस है ये। तो अगर क्वेश्चन मेंस में पूछता है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का रीजंस क्या क्या होगा, तो उसमें ये सारा पॉइंट्स आएगा कि वीक सक्सेसर्स, ऐसे सक्सेसर्स थे जो कि लग्जरी लाइफ लीड करने में ज्यादा बिलीव करते थे कि चलो मेरे पास इतना खजाना है, हम उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, हमको कोई शौक नहीं है कि हम और जगह जाके लड़ाई करें या उस किंगडम को कैप्चर करें, उस किंगडम को कैप्चर करें। हम लग्जरी के साथ अपनी लाइफ जीने में यकीन करते थे। दूसरा, वॉर ऑफ सक्सेशन, अगर ये लोग लड़ते भी थे तो आपस में ही लड़ते थे कि कौन गद्दी पे बैठेगा, उस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, इस चीज के लिए नहीं कि हम अपने एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, बल्कि सक्सेशन कौन करेगा, इस चीज के लिए लड़ाई हो रही थी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज इन पावर ऑफ नोबल्स who either became kingmakers or carved out semi-independent और independent kingdoms। अब नोबल्स कौन होते हैं पता है? जो चर्च में बैठते हैं, जो रिलीजन इन्फ्लुएंस, मतलब रिलीजियस को बहुत रिलीजन को बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग होते हैं ना, जो कि अब उस टाइम पे राजा वगैरह को गाइड करने वाले यही लोग होते थे। जैसे अगर उन पुराना देखो, हाँ पंडित होते थे, महापंडित वगैरह जो लोग होते थे, मौलवी, हाँ वैसे लोग, तो उनको नोबल्स कहा जाता था, ठीक है। अब ये नोबल्स स्टार्टिंग में जब तक किंग जो था वो पावरफुल होता था,
तब तक तो ये लोग अपना जो इन्फ्लुएंस था उसको लिमिटेड रखते थे। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने देखा कि अब जो किंग है वो कमजोर हो रहा है, इसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, वैसे वैसे इनको लगा कि अब हम अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये लोग राजा को अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया और राजा उसके बाद मात्र एक पपेट रूलर रह गया, एक कठपुतली रह गया इन नोबल्स के हाथ में। ठीक है, और असली पावर जो थी वो इन नोबल्स के हाथ में थी। ऐसे बहुत सारे राजा हम देखेंगे जिनको कि नोबल्स की मदद से राजा बनाया गया, तो इसीलिए इनको किंग मेकर्स कहा जाता है कि अब ये लोग थ्रोन पे तो असेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि मुगल नहीं थे ये लोग, अल्टीमेटली बैठेगा थ्रोन पे कोई मुगल ही। तो आज अगर हम तुमको, मेरे पास इतना पावर है कि हम तुमको गद्दी पे बिठा सकते हैं, तो तुम जब भी कोई काम करोगी तो बाद में हमसे पूछ के करोगी कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसमें और आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन हो जाता है कि इनकी मदद से हम यहाँ बैठे हैं तो इनसे पूछना चाहिए, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले इंसान है इस तरीके से। ठीक है, तो नोबल्स की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और अल्टीमेटली इतना ज्यादा बढ़ गई थी नोबल्स की पावर कि एंड ऑफ द मुगल एम्पायर जब हम देखेंगे, जब एंड होने लगेगा, तो बहुत सारे ऐसे नोबल्स भी थे जिन्होंने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम निकाल लिया था। जैसे एग्जाम्पल में बंगाल, अवध, हैदराबाद। तो भले ये लोग कहते थे कि हम मुगल के अंडर में हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सिस्टम चलता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, जो पावर था, वो यहाँ के खुद के रूलर्स के पास थी। मुगल का कोई खास पावर यहाँ पे चलता नहीं था। नेक्स्ट है रिलीजियस टॉलरेंस, कि कुछ रूलर्स थे औरंगजेब के बाद जो कि रिलीजियसली टॉलरेंट भी थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह फर्स्ट, वो रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज्यादा उसमें बिलीव करते थे कि मराठास के साथ, सिख्स के साथ और जाट्स के साथ, सबके साथ इन्होंने एक पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाने की कोशिश करी, पीसफुल पॉलिसी, कि धीरे अगर इन सबको हम मिला करके चलेंगे तो रिवोल्ट जो होगा वो कम होगा, तो हमारा एम्पायर जो है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि सबको दिल्ली का कंट्रोल चाहिए था, चाहे वो सिख हो, मराठास हो, जाट्स हो, सबको दिल्ली का कंट्रोल चाहिए था। तो अल्टीमेटली रिलीजियस टॉलरेंस भी जो था वो उनके अगेंस्ट में काम किया, मुगल के अगेंस्ट में, उनको सपोर्ट नहीं किया। फिर है डिक्लाइन इन अथॉरिटी ऑफ द एम्परर, कि एम्परर जो थे वो अपनी अथॉरिटी को कंट्रोल, मतलब वो नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये, बट सोचो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तुम लोग उस वक्त शायद बहुत छोटे हो गए, तो 2014 के पहले, बट मनमोहन सिंह का जो पर्सनालिटी थी और नरेंद्र मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तक इंडिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में बात नहीं कर पाता था जितना अभी। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर एस जयशंकर से कोई सवाल पूछा जाता है कि आप रशिया के साथ अपने रिलेशन, तो वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं कि अगर वेस्ट ये चीज कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है। व्हाई डज वेस्ट ऑलवेज फील कि हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है। सिमिलरली अगर एम्पायर जो है वो स्ट्रांग रहता है तो ये चीज आगे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है पूरे बाहर की दुनिया में। लेकिन एम्परर अगर थोड़ा सा लचपचा एटीट्यूड रखता है तो लगता है अरे यार इस एम्पायर का कुछ हो नहीं सकता है, आज नहीं तो कल इसका डाउनफॉल तो होना निश्चित है। लास्ट है डिक्लाइन इन एरिया ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते जा रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इफेक्टिव कंट्रोल का जो एरिया था वो घट जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो मुगल एम्पायर रहता है वो सिर्फ दिल्ली का जो छोटा वाला एरिया रहता है वहां तक ही रह जाता है। एक एम्परर के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोबेबली शाह आलम सेकंड, कि उनका कहा जाता था उनके बारे में कि वो एक ऐसे रूलर हैं जिनका एरिया ऑफ कंट्रोल जो है वो न्यू दिल्ली से लेकर के पालम तक है। पालम जो है वो दिल्ली में ही एक एरिया है, तो बस उतना ही इफेक्टिव कंट्रोल है उनके पास, इससे ज्यादा कंट्रोल उनके पास नहीं है। मतलब एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरे के पूरे इंडिया को कंट्रोल करने वाला एम्पायर सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया था। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट।
बहादुर शाह फर्स्ट को शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन को अडॉप्ट किया था। रिकंसिलिएशन मतलब कि अब औरंगजेब ने सबके साथ लड़ाई करी, मराठास हो, राजपूत हो, जाट्स हो, सिख हो, सबके साथ लड़ाई करी और अल्टीमेटली सबको अपना दुश्मन बना लिया। तो बहादुर शाह को लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो हमें रिकंसिलिएट करने की जरूरत है जो जितने भी एम्पायर्स हैं उनके साथ। तो इन्होंने मराठास के साथ भी, राजपूत के साथ भी, जाट्स के साथ भी एक पॉलिसी अपनाई, लेकिन सिख के साथ ये भी रिकंसिलिएट नहीं करते हैं। और यहां पर सिख का एक लीडर है बंदा बहादुर, जो कि रिवोल्ट करता है। ये गुरु गोबिंद सिंह जो 10th गुरु थे, इसके बाद तो कोई गुरु बना नहीं सिख का, ये मेडिवल इंडिया का पार्ट है, ठीक है, बट फिर भी सिख रिलीजन जो था उसमें 10 गुरु हैं। तो स्टार्टिंग हुई गुरु नानक देव जी से और लास्ट हुआ गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जो 10th गुरु थे, उसके बाद जो सिख एम्पायर या सिख को लीड कर रहे थे वो उनके एक चेला थे बंदा बहादुर, और ये रिवोल्ट कर रहे थे मुगल्स के खिलाफ, क्योंकि मुगल्स ने एक तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी और हाँ 5वें 7वें और 9वें गुरु जो थे उनको खत्म किया था मुगल्स ने। तो बेसिकली उनका सिख के साथ जो रिलेशंस थे मुगल्स के वो अच्छे नहीं थे, तो कोशिश के बाद भी बहादुर शाह और सिख किंगडम के रिलेशंस जो थे वो अच्छे नहीं हो पाए। लेकिन इनका जो इनेबिलिटी था वो ये रीजनल गवर्नर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। रीजनल गवर्नर्स यानी कि अब एक जैसे हमारे कंट्री में अभी देखो एक प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर्स भी जो हैं वो सेंटर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि जो दिल्ली की नेशनल पॉलिसी हमारी कुछ और होगी और स्टेट की पॉलिसी कुछ और होगी, लेकिन वो चीज जब वहां पर होती थी, तो अभी तो चलो फिर भी फेडरलिज्म है हमारा, तो स्टेट के पास बहुत सारा पावर है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं। जो भी था सेंट्रलाइजेशन था पावर का। अगर आपको गवर्नर बनाया गया है अलग अलग किंगडम्स का, वो भी इसलिए क्योंकि राजा ऐसा चाहता है और आपको राजा के हिसाब से ही वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन ये चीज बहादुर शाह नहीं कर पाया। बहादुर शाह जो था वो रीजनल गवर्नर्स को कंट्रोल करने में इनइफेक्टिव रहा और यहीं से रीजनल किंगडम्स का जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अचीवमेंट्स थी, मेंटेन्ड अ सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी, कि जो यूनिटी बाहर वालों को दिख रही थी, अंदर में यूनिटी थी या नहीं थी ये नहीं पता, लेकिन बाहर वालों को फिर भी लग रहा था कि यूनाइटेड एम्पायर है। कॉम्प्रोमाइज विद द मराठास एंड द राजपूत्स टू स्टेबलाइज द एम्पायर। अब मराठास के साथ जो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, तो 2 टैक्सेस थे, सरदेशमुखी और चौट। और मराठास चाहते थे कि डेक्कन एरिया जो है वहां पे सरदेशमुखी और चौट कलेक्ट करने का जो राइट है वो उनको मिल जाए। तो सरदेशमुखी तो इन्होंने ग्रांट कर दिया मराठास को, बहादुर शाह ने, लेकिन चौट जो है वो ग्रांट नहीं किया। तो यहां पर मराठास के साथ भी जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाइज था, कि कंप्लीटली ना तो यहां मराठास खुश रह पाए और ना ही मुगल्स खुश रह पाए, ठीक है। चौट और सरदेशमुखी जब मराठा किंगडम पढ़ेंगे ना, जब एंग्लो मराठा वॉर्स वगैरह, तब अभी लेटर मुगल्स के जब डिस्कस कर रहे हैं तब वो थोड़ा सा बाहर हो जाएगा सिलेबस के। जब मराठास पढ़ेंगे तब उसको समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि मराठास करना है। एंग्लो इंडिया में ब्रिटिश जब आए तो मराठास के साथ भी उनकी लड़ाई हुई, तो मराठास को के बारे में हम बताएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट है जहांगीर शाह, 1712 से लेकर के 1713। सिर्फ 1 साल का कार्यकाल था इनका, जिसमें कि नोटेड फॉर डिकेडेंस एंड इनएफिशिएंसी। डिकेडेंस मतलब कि इनको नहीं समझ आता था कि एम्पायर को कैसे चलाना है, और एम्पायर के डाउनफॉल में 1 साल में ही इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। पैट्रनाइज आर्ट्स एंड वाज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेजर्स, फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ मुगल इंडिया। यहां से मुगल्स में ये जो किंग मेकर्स वाला चीज हुआ ना, पहला किंग मेकर अगर देखा जाए तो ये जुल्फिकार खान, वजीर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, कि किंग के नीचे जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी जिसके पास होती थी वो होती थी वजीर के पास, और वजीर जो था वो मुगल एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था।
तो यहाँ वजीर थे जुल्फिकार खान, और जुल्फिकार खान की मदद से ही जहांगीर शाह जो थे वो थ्रोन पे बैठे थे। तो अल्टीमेट रियल पावर जो था वो जुल्फिकार खान के हाथ में था, और जहांगीर शाह मात्र एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पे काम करते थे। और इनको ओवरथ्रो कर दिया इनके नेफ्यू फारूक सियार ने विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, जो कि किंग मेकर्स के नाम से आगे जाने गए। तो अब देखो, अभी तक तो फिर भी जो सक्सेशन चल रहा था वो ये था कि मुगल जो राजा है उनका बेटा, पर अब यहां कायदे से जहांगीर शाह के बेटे को ओवरटेक करना चाहिए था, लेकिन यहां जहांगीर शाह का नेफ्यू यानी भतीजा जो फारूक सियार था वहां वो ओवरटेक करता है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। ठीक है, और ये सैयद ब्रदर्स आगे चल करके जुल्फिकार खान को मार देते हैं, और जुल्फिकार खान को मारने के बाद फारूक सियार के रेन में ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पोजीशंस ले लेते हैं। एक सैयद ब्रदर्स में एक है अब्दुल्ला खान और एक है हकीम अली खान। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पोजीशंस ले लेते हैं, वजीर बन जाते हैं, और उसके बाद फारूक सियार को गाइड करना शुरू करते हैं। फारूक सियार का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? फरमान जो जारी हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेडिंग राइट्स मिली थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, वो फारूक सियार ने ही दिया था। तो रॉयल फरमान जो मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग कोशिश बहुत टाइम से कर रहे थे, जहांगीर के टाइम से ही वो लोग कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में आकर के अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करें, लेकिन ये राइट्स उनको नहीं मिल पा रही थी। औरंगजेब के टाइम में ब्रिटिशर्स और मुगल्स के बीच में लड़ाई भी हुई, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी भी मांगी, उनको कंपनसेशन भी दिया। ठीक है, लेकिन उनका एम तो यही था कि किसी तरीके से इंडिया में एंटर करना है, क्योंकि इंडिया जो था वो एक प्राइज्ड पोजीशन की तरह देखा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था ना भारत को, क्योंकि इंडिया का जो रेवेन्यू था वो इतना ज्यादा था, इंडिया से मिलने वाला रेवेन्यू, इंडिया का जो, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल्स थे इतने सारे, तो यहाँ से अगर ट्रेजरी जो मिलती उनको वो इतनी ज्यादा थी कि उनकी पुश्तें जो थी वो सिक्योर हो जाती। तो हर एक फॉरेन एम्पायर जो था वो ये चाहता था कि किसी तरीके से भी इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल हो जाए। तो नादिर शाह हो या अहमद शाह अब्दाली हो, उनका भी इंडिया में इन्वेड करने का रीजन जो था वो यही था कि इंडिया की ट्रेजरी को कंट्रोल करना। वो इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, वरना देखो नादिर शाह भी कंट्रोल कर सकता था, अहमद शाह अब्दाली भी कर सकता था, वो सिर्फ इंडिया को इकोनॉमिकली लूट के ले जाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स भी आए उसी मोटिव से थे, बट जब उनको लगा कि हम पॉलिटिकली भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद हमको ये बार बार ट्रेडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने पॉलिटिकली भी इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो फारूक सियार जो था वो रूलर बना सैयद ब्रदर्स के हेल्प से। सैयद ब्रदर्स में अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक, अब्दुल्ला खान, सिर्फ अब्दुल्ला खान। इशूड फरमान्स फेवरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 में, ग्रांटिंग देम ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तीन जो आगे चल करके ब्रिटिश की प्रेसिडेंसीज बनी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस, तीनों एक तो पोर्ट की लोकेशंस हैं, सी साइड वाली लोकेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, ड्यूटी फ्री ट्रेड, कि ट्रेड करने के लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, कि अगर यहाँ से आप कुछ सामान लेके जा रहे हैं या अपना सामान बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्सेस पे करनी, अभी भी करना पड़ता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब लगता है। ये क्या किया फारूक सियार कि ड्यूटी फ्री कर दिया। इतना इंप्रेस हो चुका था ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कि इसने क्या किया कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया, जिसका कि अल्टीमेटली रेवेन्यू लॉस किसको हो रहा था? इंडियन एम्पायर। सैयद ब्रदर्स किल्ड जुल्फिकार खान एंड अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू की पोजीशंस, और इन्होंने भी कोशिश करी। अब यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन कर रहा है? ये सब कुछ कर रहे हैं सैयद ब्रदर्स, क्योंकि कंट्रोल जो है वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में है, ना कि फारूक सियार के हाथ में। तो tried to make peace with the Marathas, Jats and the Rajputs and were also successful in suppressing the Sikh
रिवोल्ट, क्योंकि बंदा बहादुर को इन्होंने मरवा दिया था। तो यहाँ पर सिख रिवोल्ट भी जो है वो कंट्रोल हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने फर्रुखसियार को, जब उनको लगा कि फर्रुखसियार जो है वो अपने दिमाग से ज्यादा काम कर रहा है और हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इन्होंने फर्रुखसियार को भी थ्रोन से हटा दिया। तो फर्रुखसियार जो था वो ऐसे नहीं हटा था कि उसको मतलब उसकी डेथ हो गई या क्या, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से उसको एलिमिनेट कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने दोबारा अपना ही एक पपेट रूलर फिर से प्लेस किया जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और इसका रूल जो है वो लेटर मुगल्स की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा रूल जो है वो मोहम्मद शाह का देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रेनिंग लेटर मुगल ऑल्सो नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला का टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि ये लग्जरीज में, प्लेजर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। इसको कोई मतलब नहीं था एम्पायर कैसे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है, दिन भर ये कहते हैं ना कि मतलब ऐसे, हाँ बस ऐश मौज करता था वैसा। लेकिन आर्ट और कल्चर को और पेंटिंग्स और म्यूजिक को इसने पेट्रोनाइज किया था। लेकिन यहाँ इसी मोहम्मद शाह के टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ 1739 में, जिसके बाद की पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड दोनों ही लेके चला गया था नादिर शाह। ठीक है, तो यहां पर हुआ था, एक सेकेंड, बैटल ऑफ करनाल 1739, जिसमें मोहम्मद शाह जो था वो डिफीट हो जाता है ऑन द हैंड्स ऑफ नादिर शाह। तो इसके बाद ही जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ तो क्या होता है कि अंदर अंदर जब तक लड़ाई चल रही होती है, कोई बाहर वाला आकर कुछ नहीं करता है तो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन बाहर वाला अगर आ करके तुम्हारी अंदर की लड़ाई को देख ले तो एक्सपोज हो जाता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस एम्पायर में। वही हुआ कि पहले सबको लग रहा था कि बहुत स्ट्रांग है मुगल एम्पायर, तो इसको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही नादिर शाह का इन्वेजन हुआ तो लगा अरे यार हम तो गलत सोच रहे थे, यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके बाद रीजनल किंगडम्स जो थे उनको लगा कि अब हम अपना इंडिपेंडेंस जो है वो इजिली क्लेम कर सकते हैं, और यहां से रीजनल किंगडम्स का जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है। तो इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ द रीजनल गवर्नर्स लाइक द नवाब्स ऑफ अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। इसके अलावा मराठास भी जो थे वो नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कंट्रोल के लिए वहां पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम नादिर शाह के इन्वेजन की बात करें, पीकॉक थ्रोन जो मुगल अपने क्राउन में लगाते थे ना, हाँ हाँ, जिस उसको लेके चला गया था नादिर शाह। और कोहिनूर डायमंड तो पता ही है आज तक। नादिर शाह जो था वो ईरान का एम्परर था। ठीक है, तो नादिर शाह जब रीजन क्या था नादिर शाह के इन्वेड करने का, ऐसे ही उसको सपना नहीं आया था कि चलो कल चल के इंडिया पे इन्वेड कर देते हैं, बट उसको जो था फर्रुखसियार को कुछ प्रॉब्लम थी नादिर शाह से। तो नादिर शाह जब बना ईरान का एम्परर तो फर्रुखसियार ने ईरान के साथ अपने जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको कट कर दिया। और ये बात नादिर शाह को अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट मोहम्मद शाह ने जो एम्बेसडर था, जैसे अभी भी एम्बेसडर्स होते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट्स में मतलब दूसरे कंट्रीज में भेजती है, दूसरे कंट्रीज के एम्बेसडर्स इंडिया में आते हैं। तो देखो जब भी कुछ, जैसे मालदीव्स वाला जब केस हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, तो एम्बेसडर को हटा दिया जाता है वैसे केसेस में। तो यहां पर भी क्या किया मोहम्मद शाह ने कि नादिर शाह का जो, यानी ईरान का जो एम्बेसडर था उसको हटा दिया। ठीक है, उसको एक्सपेल कर दिया और सारी जितनी भी डिप्लोमेटिक टाइज थी उसको खत्म कर दिया। इसके अलावा 3 एनवॉयज भेजे थे नादिर शाह ने मुगल कोर्ट में, जिसमें कि इन तीनों को डिटेन कर दिया। और इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया नादिर शाह को, और नादिर शाह ने पहले अफगानिस्तान पे इन्वेड किया। जब अफगानिस्तान पे इन्वेड किया तो वहां से कुछ लोग भागे जो लोग थे, और उनको शेल्टर दिया मोहम्मद शाह ने, उनको अपने अंडर पनाह दी। तो अगर दुश्मन को कोई पनाह देता है तो ये नादिर शाह को और ज्यादा इंफ्यूरिएट कर देता है। एक तो बहुत बड़ा, एक तो था ही कि आपने क्यों हमारे कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे उसको खत्म किया,
दूसरा कि अब हमारे दुश्मन को आप पनाह दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप हमारे को, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अगर दुश्मन को पनाह दे रहे हो मतलब लड़ाई का संकेत है। उसके अलावा तीसरा रीजन था कि सादत खान ने, यानी ये बंगाल का नवाब था, और निजाम उल मुल्क, सॉरी सादत खान बंगाल का नहीं, अवध का नवाब था, निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद का था, इन्होंने नादिर शाह को इनवाइट किया था इंडिया में इन्वेड करने के लिए। क्यों? ताकि इनको, क्योंकि उनको भी पता था कि मुगल एम्पायर को अगर कंप्लीटली कोई खत्म कर सकता है तो वो नादिर शाह है, क्योंकि नादिर शाह बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर की तरह उस टाइम पे एमर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये था नादिर शाह का इन्वेजन। क्या लेके गया नादिर शाह इंडिया से? पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड। अब इसके बाद जो पावर में आता है वो है अहमद शाह, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा है। ठीक है, लेकिन ये एक इनइफेक्चुअल रूलर है और सिर्फ 6 साल का इनका जो रेन है वो रहा, और हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज गुड नेचर्ड बट इनकॉम्पिटेंट एंड विदाउट पर्सनालिटी, ट्रेनिंग और क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। देखो, अगर हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो जितने भी राजा थे उनको ट्रेन किया जाता था। भले ही अकबर जो था वो 13 साल की उम्र में उसने मतलब जो सिंहासन को संभाला था, लेकिन फिर भी बैरम खान ने पूरा ट्रेनिंग दिया, उसके बाद ही अकबर जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग राजा बन पाया। बैरम खान और महामंगा ये दोनों ने मिलकर के अकबर को ट्रेन किया, तब जाकर के वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के केपेबल बन पाया। लेकिन क्योंकि ये जितने भी रूलर्स थे वो अपने में ही रहते थे, इनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होता था, तो इनके पास टाइम ही नहीं होता था कि ये कुछ सिखा सके अपने आगे वाली जनरेशन को। तो ये जो अहमद शाह था वो एक अनट्रेन्ड रूलर था, कि इसको भले ही गद्दी पे बिठा दिया गया लेकिन इसको पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है और कैसे करना है। नेचर वाइज कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा था, लेकिन नेचर का क्या ही कर सकते हैं लोग, है ना। नेचर आपका कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास, आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है, तो उस नेचर से कुछ भी नहीं हो सकता है, अल्टीमेटली आपका डाउनफॉल ही होगा। तो ट्वाइस ड्यूरिंग हिज रेन द अफगान अहमद शाह अब्दाली प्लंडर्ड द नॉर्थ वेस्ट पंजाब एरिया, एक्सटॉर्टिंग मनी एंड लैंड फ्रॉम हिम। तो इसके फादर के रेन में हुआ नादिर शाह का इन्वेजन, और इसके रेन में 2 बार अहमद शाह अब्दाली, तो वो जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है वो अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह के, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया था अहमद शाह के रेन में। ठीक है, तो थोड़ा याद करना इजी भी हो जाएगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है। इसके अलावा मराठास ने भी मालवा और बुंदेलखंड जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया, और इमाद उल मुल्क जो इसका वजीर था अल्टीमेटली इसको इम्प्रिजन कर देता है और इसके बेटे को उसके बाद रूलर बना देता है। तो इसका अब देखो, जितने भी वजीर आ रहे हैं सब इतने पावरफुल हैं कि उनके पास इतना पावर है कि वो राजा को उसकी गद्दी से हटा सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां कोई राजा बनना चाहे या ना बनना चाहे, लेकिन वजीर सब बनना चाहते थे, क्योंकि जो रियल पावर था वो वजीर के हाथ में होता था, ना कि राजा के हाथ में। अब आलमगीर 2 ये था जहांदर शाह का दूसरा बेटा। जहांदर शाह बहुत पहले, कहां था जहांदर शाह? अगर लेटर मुगल्स का हम वो देखें, हाँ, तो यहां है जहांदर शाह, बहादुर शाह के सेकंड में, और फर्रुखसियार के बाद, मोहम्मद शाह के बाद आलमगीर 2, यहां पर आता है जहांदर शाह का बेटा। यानी इस बीच में, क्योंकि जहांदर शाह को ये फर्रुखसियार जो था वो इसका भतीजा था, इसका अपना बेटा नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली अब फिर से जो कंट्रोल है वो मुगल के ही सन के पास आ गई है, क्योंकि आलमगीर 2 जो है वो जहांदर शाह का बेटा है। Second son of Jahandar Shah and was raised to the throne by Imad ul Mulk after he deposed Ahmad Shah। जो वजीर था अहमद शाह का, जिसने कि उसको जेल में बंद कर दिया था, उसने ही ये आलमगीर सेकंड को यहां पर
गद्दी पे बिठाया। तो हैड टू फेस रिपीटेड इन्वेजन्स बाय अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पर भी अहमद शाह अब्दाली जो था वो रुका नहीं, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर भी उसने इंडिया में इन्वेजन्स किए। और जो फेमस बैटल ऑफ प्लासी होता है वो आलमगीर सेकंड के ही टाइम पे होता है, 23 जून 1757, जो कि हेल्प करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो कंट्रोल है उसको सीज करने में। तो यहां से अब ब्रिटिश का जो पावर की शुरुआत होती है वो यहां से हो जाए, पॉलिटिकल पावर की। इकोनॉमिक पावर फर्रुखसियार के टाइम से ही वो कंट्रोल करने लगे थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर की शुरुआत होती है 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद। और इसको भी इमाद उल मुल्क ने भले ही इसको राजा बनाया, लेकिन इसको खत्म करने के पीछे भी इमाद उल मुल्क ही था। इसका मर्डर कर देता है और उसके बाद जो राजा बनता है वो है शाह आलम सेकंड। सीई मतलब कॉमन एरा की, मतलब जैसे एक बिफोर क्राइस्ट होता है और एक आफ्टर क्राइस्ट होता है, तो आफ्टर क्राइस्ट वाला का मतलब होता है सीई। कॉमन एरा जो है वो आफ्टर क्राइस्ट है। तो सी कहां पे सेंचुरी का ही मतलब होता है, बट ये वैसे तुम 23 जून 1757 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंचुरी और सीई इज कॉमन एरा। शाह आलम सेकंड, जिनको कि अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, बट वैसे हर जगह तुमको शाह आलम सेकंड ही देखने को मिलेगा, कहीं भी अली गौहर नहीं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि इसी नाम से वो ज्यादा पॉपुलर थे। तो मुगल एम्पायर was so depleted that it led to a saying that in Persian, सुल्तानते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। मतलब इनका जो रेन था, इनका जो एरिया था कंट्रोल का, वो नई दिल्ली से लेकर के पालम, दोनों नई दिल्ली में ही लोकेटेड है, वहां से वहां तक ही इनका इफेक्टिव कंट्रोल था। इसके बाहर मुगल एम्पायर का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन अभी भी बंगाल हो, चाहे अवध हो, चाहे हैदराबाद हो, कहते वो लोग यही थे कि हम मुगल एम्पायर के अंडर में हैं, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल अगर देखा जाए तो वो मुगल एम्पायर के पास नहीं था। तो यहां पर अब शाह आलम सेकंड जो है वो बैटल ऑफ बक्सर जो होता है वो इसी के रेन में होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो इसके रेन में होता है। तो ये कंबाइन करता है अवध के साथ और किसके साथ, बंगाल ही तो है, मीर कासिम। बंगाल और अवध के साथ कंबाइन करके शाह आलम सेकंड जो है वो तीनों मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे इन्वेड करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत ज्यादा पावर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां पर तीनों की कंबाइंड आर्मीज को डिफीट कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भले ही इनका 1759 से 1806 तक ये जो रेन है वो पता चलता है, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो 1764 के बाद ब्रिटिश एम्पायर के पास चला जाता है। खास करके जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला एरिया है उसका कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के पास चला जाता है। और इन्हीं के रेन के दौरान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कि मराठास जो है वो डिफीट हो जाते हैं। तो मराठास जब डिफीट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली मराठास का भी जो सपना था कि हम दिल्ली को कंट्रोल करेंगे, वो सपना भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और मराठास भी जो है वो एक रीजनल पावर की तरह सीमित रह जाते हैं। तो मुगल एम्पायर, ड्यू टू हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द वजीर, ही फ्लेड टू अवध। He returned to Delhi when Marathas re-established their hold and invited him to the capital. यानी देखो मराठास के साथ अभी तक क्या चल रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन चल रहा था, लेकिन इनको क्योंकि इनका वजीर जो है वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये भाग जाते हैं। शाह आलम सेकंड, हम आगे भी देखेंगे, शाह आलम सेकंड को जब मुसीबत आती है तो वो भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं कहाँ, भाग करके चले जाते हैं अवध, और अवध से दिल्ली तभी वापस आते हैं जब मराठास उनको वापस बुलाते हैं दिल्ली। यानी दिल्ली को कंट्रोल किया मराठास ने थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि आप वापस आइए, राजा की तरह आप ही यहां पर बैठिए। तब शाह आलम सेकंड जो है वो वापस आता है। लेकिन इनके जो लास्ट ईयर्स है, अब क्योंकि मराठास ने इनको बिठाया है थ्रोन पर, तो मराठास का कंट्रोल तो रहेगा ही इनके ऊपर। तो स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मराठा चीफ सिंधिया एंड आफ्टर द सेकेंड मराठा वॉर ऑफ द ब्रिटिश। अब इसी जो हम बताए ना कि मराठा एम्पायर करेंगे, तो ब्रिटिश के साथ अब मराठास की लड़ाई शुरू हो गई थी
क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो अब बॉम्बे का कंट्रोल मिला था, तो बॉम्बे वाला जो एरिया है वो मराठा किंगडम में आता था। अब एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकते हैं, तो एक तरफ ब्रिटिश जो थे वो अपना हुक्म चलाना चाहते थे, दूसरी तरफ मराठास अपना हुक्म चलाना चाहते थे। तो मराठास के साथ भी ब्रिटिश की लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई थी, और अल्टीमेटली मराठास जो थे वो डिफीट हो गए अहमद शाह अब्दाली का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसमें, जिसके बाद मराठास जो थे वो सिर्फ उनका जो छोटा एरिया था उसी को कंट्रोल करते हुए रह गए, और मराठास उसके बाद डिवाइड भी हो गए। ग्वालियर अलग हो गया, सिंधियाज हो गए, इंदौर के होलकर्स हो गए, तो ये लोग अलग अलग हो चुके थे। तब तक मराठास भी आपस में डिवाइड हो गए थे। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ 1764 में, वो शाह आलम सेकंड के ही लीडरशिप में हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको की लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, जब इसको आगे हम एनेक्सेशन ऑफ इंडियन किंगडम्स देखेंगे उस टाइम पे इसको और डिटेल में करेंगे। मराठास को लड़ाई करना चाहिए था अहमद शाह के साथ, अहमद शाह सेकंड के साथ। अहमद शाह सेकंड के साथ क्यों लड़ाई करेगा मराठास? हाँ, तो वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली का ही तो लड़ाई हुआ, तभी तो मराठास डिफीट हुए। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल जो था, तभी तो बोले ना कि यहां मराठास की हेल्प से जो शाह आलम सेकंड है वो मराठास की हेल्प से वहां बैठा। तो अहमद शाह अब्दाली को भी पता था कि शाह आलम सेकंड से लड़के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पावर है ही नहीं, जो पावर थी वो मराठास के पास थी, ठीक है, इसीलिए वो मराठास से लड़ी। तभी मेडिवल का क्लास करने के बाद मॉडर्न का क्लास करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक इसमें हम, अब अगर हम सब कुछ मेडिवल का बताने लगेंगे तो फिर मेरा मॉडर्न रह जाएगा और क्लासेस लिमिटेड रहेंगी। तो बैटल ऑफ बक्सर जो था इसको और डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे जिस्ट बता रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब यानी मीर कासिम और अवध का नवाब तीनों मिल करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इन्वेड करते हैं। वहां पे जब वो जाते हैं तो उसके बाद हेक्टर मुनरो जो है वो तीनों की कंबाइंड आर्मीज को डिफीट कर देता है, और ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ। और यहां से ब्रिटिश एम्पायर का इफेक्टिव कंट्रोल इंडिया के ऊपर स्टार्ट होता है। मतलब 1757 में उनको सिर्फ बंगाल का कंट्रोल मिला था, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो कंट्रोल, लेकिन 1765 के बाद उनको दीवानी राइट्स मिली, यानी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। कहां का? तो बंगाल का, बिहार का और ओडिशा का। और बंगाल, बिहार और ओडिशा उस टाइम के रिचेस्ट किंगडम्स में से आते थे, क्योंकि लैंड जो था बंगाल, बिहार और ओडिशा का वो बहुत फर्टाइल था। हाँ, गंगा बेसिन है, तो वो बहुत लैंड फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ लैंड है। तो यहाँ पर से जो रेवेन्यू आने के चांसेस होते थे, क्योंकि बहुत बड़ा, आज ना हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं टैक्स कलेक्ट करने की, लेकिन उस टाइम पे तो लोग, मैक्सिमम लोग खेती करते थे, तो जो भी रेवेन्यू आता था वो खेती से ही आता था। तो ऐसी जगहों पे लोग कंट्रोल अपना बनाना चाहते थे जहां पर की का जो, जहां का लैंड जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो। तो साउथ इंडिया में भी देखो, जो कृष्णा कावेरी दोआब वाला एरिया है, वहां पर विजयनगर एम्पायर और इन सब का लड़ाई होता था। यहाँ पर भी जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, यहाँ पर लड़ाई होती थी कंट्रोल के लिए। तो अल्टीमेटली बंगाल, बिहार और ओडिशा से जो रेवेन्यू आता उसका राइट किसको दे दिया गया? तो ब्रिटिशर्स को। He was the first Mughal ruler who became an East India Company pensioner, कि अल्टीमेटली शाह आलम टू को उसके बाद मुगल्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस भेज दिया दिल्ली कि आप बैठिए जाकर के अपनी गद्दी पर, लेकिन आपके पास अपना खुद का कोई कंट्रोल नहीं होगा, हम आपको पेंशन देंगे और उससे ही आप सरवाइव करेंगे।
तो आपके पास खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। He was called the king of Delhi by the British, who issued coins bearing his name for 30 years after his death. कि ब्रिटिशर्स ने इनके नाम पर इनके डेथ के 30 साल के बाद भी जो कॉइन्स हैं वो इशू किए थे। ठीक है। अच्छा, राजा कॉइन्स पे अपने नाम क्यों डलवाते थे? ताकि मरने के बाद भी उनको लोग याद रखें। आज देखो, जब हम हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री तो चलो फिर भी इसका सोर्सेज है हमारे पास, लेकिन जो पुरानी हिस्ट्री जब हम देखते हैं, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ते हैं, तो कॉइन्स से पता चलता है कि लोग उस समय मतलब उनका रिलीजियस पॉलिसी कैसा होता होगा, वो किस तरीके से, क्योंकि रिटन एविडेंस जो है वो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था, तो हम अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि लोग जो थे वो उस समय किस तरीके की पॉलिसीज फॉलो करते थे, टॉलरेंट थे या नहीं थे, अलग अलग कम्युनिटीज को प्रमोट करते थे या नहीं थे। तो इस वजह से कॉइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सिर्फ एक एक्सचेंज का ही मीडियम नहीं रहा है, बल्कि हिस्ट्री के बारे में जानने का बहुत बड़ा मीडियम रहा है कॉइन्स। तो जब स्पेक्ट्रम अगर पढ़ोगे तो पहला चैप्टर जो है उसका वो है अप्रोचेस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें सोर्सेज के बारे में बताएगा। तो उसमें कॉइन्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे कि आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। हाँ, तो अब 1764 में जो, अब 1707 का मैप याद करो और 1764, कुछ 50 इयर्स का भी टाइम नहीं गुजरा, और 50 इयर्स में जो मुगल एम्पायर है वो सिर्फ इतने तक सीमित रह गया था। बाकी जो पूरा कंट्रोल था वो रीजनल किंगडम्स के हाथ में आ गया था। अब ये वाला एरिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये यहां पर मिल गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसकी दीवानी राइट्स मिली थी। लेकिन दीवानी राइट्स जो थी तो अल्टीमेटली मतलब कि इकोनॉमिक पावर। अब आज के जमाने में भी देखो कि अगर पॉलिटिक्स में किसी को जाना रहता है तो उसके लिए लोग कहते हैं ना कि अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो फंडिंग चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है। तो यहां पर अब ब्रिटिशर्स के पास इकोनॉमिक पावर आ गया था। तो इकोनॉमिक पावर अगर आ गया था, यानी इफेक्टिव कंट्रोल जो है, अब नवाब को अगर कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए उसको किसको अप्रोच करना पड़ेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब अप्रोच करना पड़ेगा, यानी कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें उनका से भी लगेगा। तो धीरे धीरे करके यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर को भी जो नवाब थे उनसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। और जो जैसा हमने पहले देखा कि जो किंग मेकर्स होते थे, जो वजीर होते थे, जिनके पास इफेक्टिव कंट्रोल होता था, वो अपने हिसाब से यहाँ पे रूलर्स को बिठाते थे। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने भी यही काम किया कि अगर कोई नवाब ऐसा होता था जो उनकी बात नहीं सुनता था तो उसको गद्दी पे से हटा देते थे और अपने हिसाब से जो उनकी बात सुनने वाला नवाब था उसको गद्दी पर बिठा देते थे। ठीक है। तो ये, अब दुरानी एम्पायर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजपूत स्टेट्स, सिख मिसल्स, नवाब ऑफ अवध, बंगाल, मराठास, नागपुर, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा, अब ये देखो, ये पूरा जो है ये मराठा एम्पायर हुआ करता था, जो कि डिसइंटीग्रेट होकर के गायकवाड़, पेशवास, सिंधियास, भोसलेस, और यहां पर भी मतलब ये पेशवास का पूरा ये वाला रोल था, बस बीच में भोपाल को छोड़ करके। तो मराठास भी जो थे वो आपस में इतने में डिवाइड हो गए थे। तो जब हम 1857 का रिवोल्ट करेंगे उस समय देखेंगे कि ये मराठास भी जो थे वो भी अल्टीमेटली कुछ किंगडम्स ऐसे थे जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लगे थे। सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे। ठीक है। तो ये थी रीजनल किंगडम्स जो कि मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहां पर नजर आई थी। तो 1764 में ये हुआ, लेकिन अभी भी मुगल एम्पायर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। मुगल एम्पायर अभी भी चल रहा है, भले ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पे ही चल रहा है, लेकिन अभी भी गद्दी पे आगे कौन बैठेगा ये चीज अभी भी चल रही है। तो शाह आलम सेकंड के बाद आता है अकबर शाह, या फिर इनको अकबर सेकंड भी
कहा जाता है। तो ये शाह आलम सेकंड के दूसरे बेटे हैं एंड फादर ऑफ बहादुर शाह सेकंड, मतलब यानी इसके बाद जो लास्ट रूलर है उनके फादर। तो ही सेंट राम मोहन रॉय एज एन एम्बेसडर टू ब्रिटेन एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा। ये इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन रॉय को किसने राजा का टाइटल दिया, तो अकबर सेकंड ने। प्लीज अकबर मत याद करना, अकबर सेकंड ही याद करना, क्योंकि अकबर के टाइम पे राजा राम मोहन रॉय नहीं थे। During his regime in 1835, the East India Company discontinued calling itself subject of the Mughal Empire and issuing coins in his name। यानी इन्हीं के टाइम पे, अब जैसे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आया। जब अगले चैप्टर, अगला जो क्लास होगा उसमें देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे इंडिया में आता है, पूरा टाइमलाइन देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई अभी बाहर से कंपनी आती है तो वो ट्रेड करने के लिए आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया ट्रेड करने के लिए। तो अब अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंडिया में आता है तो उसको गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ता है जिसके अंडर लिखा रहेगा कि सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यानी इंडियन गवर्नमेंट अगर हम जब तक चाहे तब तक ही हम यहाँ पे रह सकते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट ना चाहे तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आया था तो वो एक सब्जेक्ट थे मुगल एम्पायर के, कि जब तक मुगल एम्पायर चाहता तभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेडिंग कर सकता था, उसके बाद नहीं कर सकता था। और वो लोग जो कॉइन्स वगैरह भी यूज करते थे एक्सचेंज के लिए, वो मुगल एम्पायर के ही कॉइन्स हुआ करते थे। लेकिन अकबर सेकंड के टाइम पे जब मुगल एम्पायर पूरी तरीके से अपने डाउनफॉल पे था, तब इन्होंने अपने आप को सब्जेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर कहना बंद कर दिया। यानी कि अब हम अपनी मर्जी से जब चाहें तब यहाँ रह, जब तक चाहें तब तक यहाँ पे रह सकते हैं, और अपने नाम पे कॉइन्स इशू करना भी शुरू कर दिया। यानी अब जो कॉइन्स बनते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे बनते थे, ना कि मुगल राजा के टाइम पे के नाम पे बनते थे। लेकिन ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल फूल वालों का सईर। पता नहीं कौन सा फेस्टिवल है ये, तो क्योंकि अभी तो नहीं सेलिब्रेट होता है ऐसा कोई फेस्टिवल, बट ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, खास करके यूपीएससी में ऐसा विचित्र विचित्र सा क्वेश्चन ढूंढ के लाता है जो कि वो लास्ट जो है मुगल वो है बहादुर शाह जफर। तो ये है मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर, जिनका की रेन था 1837 से लेकर के 1858 तक। 1857 में रिवोल्ट ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें कि इनको लीडर बनाया गया था। पूरे जितने भी किंगडम्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उन्होंने फेस ऑफ द रिवोल्ट अगर किसी को बनाया तो बहादुर शाह जफर को, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब पूरी इंडिया का कंट्रोल जो था वो मुगल एम्पायर के हाथ में हुआ करता था। तो फॉर्मेलिटी के तौर पे ही सही, लेकिन इनको फेस बनाया गया था रिवोल्ट का। भले ये बहुत बूढ़े थे उस टाइम पे, लेकिन फिर भी इनको बोला गया कि नहीं, आप ही हैं जो इस रिवोल्ट को लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉज अ पोएट, म्यूजिशियन एंड कैलीग्राफर, मोर एन एस्थेट देन अ पॉलिटिकल लीडर। यानी ये आर्ट वगैरह में ज्यादा बिलीव करते थे, पॉलिटिक्स में इनका कोई खास रुचि था नहीं। पोइट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सब चीजों में ये ज्यादा बिलीव करते थे, और पॉलिटिकल एफिलिएशन ज्यादा इनका था नहीं। तो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो औरंगजेब के बाद एक रूलर भी अगर ऐसा होता ना जो कि थोड़ा स्ट्रांग होता, तो शायद मुगल एम्पायर का डाउनफॉल इतना बुरा नहीं होता जितना कि यहां पर हुआ। लेकिन सारे जितने भी रूलर्स आए जो औरंगजेब के बाद, सारे के सारे ऐसे ही थे जिनको कि पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, कि अपना ट्रेजरी को कैसे बढ़ाना है, अपने एम्पायर को और ज्यादा कंसोलिडेट कैसे करना है, उस चीजों पर उनका ध्यान था नहीं। लड़ने वड़ने में ज्यादा वो लोग बिलीव नहीं करते थे। तो इस वजह से जो मुगल एम्पायर था वो अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट होता चला गया। तो फॉर मोस्ट ऑफ हिज रेन ही वाज अ क्लाइंट ऑफ द ब्रिटिश एंड विदाउट रियल authority. He was chosen as the nominal leader of the revolt of 1857. After the rebellion was put down by the British,
ही वॉज एक्साइल्ड टू बर्मा विथ हिज फैमिली, कि अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया कि इसके बाद अब बस, अब नहीं हम देखेंगे कि क्योंकि ब्रिटिश 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया जाता है और सीधा इंडिया जो है वो क्राउन रूल के अंडर में आ जाता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं इंडिया में, जिसमें कि एक ये है कि इसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। जो फैमिली थी उनको बर्मा भेज दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश को भी ऐसा लगा कि अगर हो सकता है कि अगर अभी भी हम मुगल एम्पायर को कंटिन्यू करने दें तो क्या पता कल को कोई ऐसा इनका बच्चा हो या वो हो जो वापस से अपनी अथॉरिटी को रिक्लेम करने की कोशिश करे। तो इस वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर को खत्म किया 1858 में। और अगर लास्ट रूलर पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। देखो, फैमिली के साथ इनको बर्मा भेज दिया गया, तो अब खत्म तो नहीं किया गया था कि हाँ उनको खत्म कर दिया गया, फैमिली के साथ इनको बर्मा भेज दिया गया। तो एट प्रेजेंट अब कोई है या नहीं है, क्योंकि शायद कभी न्यूज में पढ़े थे हम कि अभी भी इनका जो लीनिएज है वो चल रहा है, लेकिन कोई अब क्लेम नहीं कर सकता है कि हम जो है वो हम मुगल के खानदान से आते हैं तो हमको मेरा प्रॉपर्टी जो है वो ये। हाँ, 1858 के बाद मुगल एम्पायर खत्म, मतलब खत्म, वापस से ये लोग नहीं अपना रिक्लेम कर पाए। अगर हो सकता है ब्रिटिश नहीं होते तो ये लोग वापस आ जाते, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश का जो होल्ड था वो 1858 के बाद इतना स्ट्रांग हो गया था 1947 तक कि उसके बाद इनके वापस आने के चांसेस जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। और 1947 के बाद इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, अपना सॉवरेंटी, अपना एक रिपब्लिक स्टेट बने हम। तो ये राजा वाजा का कॉन्सेप्ट ही हमने पूरे तरीके से खत्म कर दिया। तो इस वजह से मुगल एम्पायर का अगर अभी भी लीनिएज चल रहा है तो भी अब वो लोग जो हैं वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? डाउट है कोई? हाँ, इससे क्वेश्चंस, एक मिनट रुको, हम वो वाला किताब लेते हैं। तो अगली क्लास में ना इससे हम क्वेश्चंस दे देंगे। अभी मेरे पास में देखते हैं। हाँ, वैसे इससे क्वेश्चंस मिल जाए। ये मतलब हम इंस्टीट्यूट का ही बुक है, बट ये अच्छी बुक है। इसको अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हाँ, यहाँ ऑप्शनल के लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा?